सबको मेरा नमस्कार। आपके शो का नाम है गारंटी वाला बजट। ये मुझे पहले से ही पता था, गारंटी तो होगी, और गारंटी है जुमलों की गारंटी। इमोशनल डैम इट। दो चार चीजें कहूंगी और उसके बाद आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब दूंगी, क्योंकि 20-25 बजट कवर किए तो आंकड़े से ही सत्य बता देना चाहिए। हर बजट को बनाने में एक परिवेश होता है, क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, इस समय देश की क्या स्थिति है। मुझे लगता है देश में इस समय बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता और जो रूरल डिस्ट्रेस है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दिक्कतें हैं, जो वहां पर गिरती हुई आय है, जो कंजम्पशन जो 2/3 जीडीपी का होता है उसका ठप हो जाना है, वो बड़ी समस्याएं थी। लगता था कि बजट या वोट ऑन अकाउंट जो भी है वो उसको एड्रेस करेगा, लेकिन असलियत यह है कि जब यह बजट आया और 56 मिनट या 57 मिनट करीब निर्मला जी ने बोला, इस बजट से ना तो उपभोग बढ़ेगा, ना निवेश होगा, ना नौकरियां बनेंगी और ना कृषि का कल्याण होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। थोड़ी सी बात अगर आप मुझे 20 सेकंड और दे दीजिए तो कहती हूं। 2024 वित्तीय वर्ष के बजट में कृषि में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, समाज कल्याण के लिए कुछ बजट रखा गया था। जब वर्ष अंत होने पर आया तो दिख रहा है, और ये आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं है, इनके ही बजट एट ग्लांस के आंकड़े हैं, कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण पे जो बजट था उससे भी कम खर्च किया गया है। और अगले वर्ष के लिए, मतलब वित्तीय वर्ष 25 के लिए रक्षा के बजट पर जितना खर्च हुआ उससे घटाया गया, फूड सब्सिडी को घटाने का काम हुआ है और फर्टिलाइजर सब्सिडी को घटाने का काम हुआ है। वित्त मंत्री ने एक बड़ी रोचक बात कही, और जब उन्होंने वो कहा तो मैं सच बताऊं बिल्कुल चौंक गई। मैंने कहा ये क्या बोला, ये कैसे मिस हो गया। उन्होंने कहा एवरेज आय जो है वो 50% बढ़ गई है। भाई किसकी बढ़ी है, कहां बढ़ी है? और पीएलएफएस डेटा तो सरकार का ही सर्वे है, सरकार का सर्वे खुद कह रहा है कि 25% घटी है। तो या तो सरकार का सर्वे गलत आंकड़ा बता रहा है या निर्मला जी ने भ्रमित करने का काम किया। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक चीज मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी आज के बजट में। सब एक निर्मला साथ जी ने फिर जवाब छोटी सी बात है, इन लोगों को अच्छा लगेगा सुनकर। निर्मला जी ने चेस ग्रैंड मास्टर का नाम लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। हो सकता है अगली बार हॉकी का भी नाम ले लें, हो सकता है उनके ट्रेन किए वो लोग, मुझे नहीं पता। मैं एक महिला होने के नाते सोच रही थी काश उन्होंने इस देश की होनहार कुश्ती लड़ने वाली पहलवान बेटियों का भी नाम लिया होता। अगर लिया होता तो मुझे फक्र होता, पर जिस तरह का यह बजट बना है, जिस तरह से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण की उपेक्षा हुई है, मुझे नहीं लगता कि यह सीरियसनेस भी है। जो डॉक्टर है वो आपका रोग मानने को तैयार नहीं, रोग का समाधान कैसे करेगा? ठीक है, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। सुधांशु जी ने ही आपके सवाल का जवाब दे दिया था जब उन्होंने कहा कि बच्चे को पॉकेट खर्च दीजिएगा या स्कॉलरशिप दीजिएगा। देश का किसान बच्चा है, देश के युवा जो सड़कों पर है वो बच्चे हैं, देश के जिन लोगों के पास आज रोजगार नहीं है वो बच्चे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सत्य को तो स्वीकारिए। आज इस सरकार के अनुसार देश में सबके पास नौकरी है, संपन्नता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सुधांशु जी ने दो चीजों का नाम लिया। एक, उन्होंने कहा लग्जरी घर इतने हो रहे हैं, बिक रहे हैं, कहां दिक्कतें हैं? सूट बूट की सरकार, इनको ऐसे ही थोड़ी कहा गया है। एफएमसीजी जो भी थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था का मानक जानता है या समझता है, साबुन, कंघी, तेल, मंजन, ये जो बिस्किट, ये जो छोटी चीजें होती है, ये यार्ड स्टिक, इसको बेलवेदर ऑफ इकोनॉमिक कंजम्पशन कहा जाता है। कंजम्पशन मतलब उपभोग, जो हमारी इकोनॉमी का 60% हिस्सा है, 60%। वी आर अ कंजम्पशन लेड इकोनॉमी। डेटा के बाद डेटा, और सरकार का अपना आंकड़ा बता रहा है 7.5% कंजम्पशन ग्रोथ 2 साल पहले थी, अब वो 4% से नीचे है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि गांव में लोग साबुन, तेल, मंजन नहीं खरीद पा रहे हैं और आप लग्जरी विलाउन को बेच रहे हैं। आप न्यूज़पेपर ऐड की कटिंग लेकर आ जाइए शो पर और कहिए अमिताभ बच्चन 7 करोड़ का फ्लैट बेच रहे हैं, तो वो थोड़ी कंजम्पशन है, उससे थोड़ी लोगों का भला होगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। असलियत यह है कि आप ही की बात में विरोधाभास है। हमारी खाद्य सुरक्षा योजना को आपने बढ़ाया, अच्छी चीज करी। अगर आज की तारीख में मेरे देश को आप इस कगार पर ले आए कि 80 करोड़ को फ्री का राशन ना दीजिए तो लोग भूखमरी से मर जाएंगे, यह असलियत है। मैं एक आंकड़ा आपके सामने और रखती हूं और यह रखना जरूरी है।
पहले कैपिटल विकसित एक्सपेंडिचर पर एक मैं सवाल बस बोल का रही हूँ, जवाब मैं आ दें। रही हूँ, मैं बिल्कुल आ रही हूँ, ठीक है। आना जरूरी है। हाँ। और चलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का जवाब दे देते हैं। नहीं नहीं, सर से ले लेती हूँ, आपने अपनी बात नहीं, रख मैं दी। उनको उनकी बात पर एक सवाल उठा देती हूँ, फिर आप ले लीजिए। अच्छा, इकोनॉमी के 4 पहिए होते हैं। हाँ, एनी बिल्कुल। इकोनॉमी हैज 4 पहिए होते हैं: प्राइवेट एक्सपेंडिचर, Consumption गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, expenditure, कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट्स। या 3 पहिए ठप हैं इस इकोनॉमी के। आप जबरदस्ती कहिए जी हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। आपने तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया था कि आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड इन करिएगा। आपने कॉर्पोरेट टैक्स काट के 22% पर ले आए, आप 33% दे रही हैं। जो देश का सबसे गरीब आदमी और सबसे अमीर आदमी वो आटा और दही पर एक जैसा टैक्स दे रहा है। लेकिन जो असलियत है, आपने ये सब करा। आपने कहा प्राइवेट सेक्टर आएगा, इन्वेस्ट करेगा, नौकरियां बनेंगी। ना प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट किया। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो मानक होता है इन्वेस्टमेंट का, वो अभी 2014 के लेवल पर है। तो आपके ये जो सारे काम हैं, ये अमीरों के लिए क्यों होते हैं? ठीक है। आम आदमी के लिए आपने क्यों नहीं काट दिया? मेरा income tax? सवाल, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? महिला, किसान, युवा, गरीब, सबका कल्याण, यही है गारंटी वाला बजट। सुप्रिया जी। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। सबका कल्याण हो रहा है और अर्थव्यवस्था मात्र 4% पे बढ़ रही है, औसतन 4 साल की। ऐसा क्यों है? ऐसे ना करिए सुधांशु जी, अगर आंकड़े समझते तो मैं आपको बताती। आंकड़े ये हैं कि पिछले 4 साल में 3.8% ग्रोथ रेट है आपकी औसतन। ये आपकी सरकार के आंकड़े हैं, आरबीआई के आंकड़े हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं। इधर उधर के आंकड़े लेकर नहीं आई हूं। देखिए ऐसा है, बोलते बोलते बहुत बोल गए, बोलते बोलते बोले हम लाभार्थी की एक कैटेगरी बना रहे हैं। कृष्ण करें तो लीला, हम करें तो पाप। दूसरा आदमी करे तो वो रेवड़ी बांट रहा है, हम रबड़ी अपने मित्रों को बांटे तो कोई दिक्कत नहीं है। लाभार्थी हम बुलाएंगे और रबड़ी खिलाएंगे अपने मित्रों को। मैंने आपसे कहा ना विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है? फिर से याद दिलाती हूं। विरोधाभास इसलिए लग्जरी विला बन रहे हैं, वो बिक रहे हैं, अच्छी बात है। आपने इस देश के करीब 3% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। आपने पिछली बार इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाया, कुछ लोगों को जरूर राहत मिली। इस देश का औसतन आदमी जीएसटी देता है और इस क्राउड के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए बता दूं, 50% जीएसटी। 50% लोग जो नीचे के तबके के हैं वो 64% जीएसटी दे रहे हैं। आप ये सोच लीजिए, मतलब देश के सबसे अमीर आदमी जो नरीमन पॉइंट पर बड़ी सी कोठी में रहते हैं और यहां पर पुरानी दिल्ली में रिक्शा चलाने वाला भी एक लेवल ऑफ जीएसटी दे रहा है। यह आर्थिक असमानता है जिस आईएमएफ को बार बार कोट करते हैं, तो पूरा कोट किया करिए। आईएमएफ ने क्या कहा है? इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग। लेकिन उसको ये नहीं मानेंगे, क्योंकि जब आज वित्त मंत्री ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज करी, और वो डेटा मैं लेकर आई हूं, आपके एक कंपेटिटर ने चलाया था, उनका नाम नहीं लूंगी जी, लेकिन ये डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा ये लेकर चलती हूं। वित्त मंत्री का एक वर्ड क्लाउड सर्वे आया, उन्होंने किन शब्दों का कितना प्रयोग किया। ठीक, ये फंस गया सीएम। प्रधानमंत्री 42 बार बोला, टैक्स 42 बार बोला, गवर्नमेंट 26 बार बोला, भारत 24 बार बोला, अच्छा था। फार्मर 15 बार बोला, जीएसटी 11 बार बोला, मछली भी 4 बार बोल दिया, लक्षद्वीप भी बोल दिया, वंदे भारत भी बोल दिया। 2 शब्द सुनाई नहीं दिए, जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट, एक बार भी नहीं बोला। आज की स्थिति में ये जो युवा आपके सामने बैठे हैं, इनकी क्या प्राथमिकता है? आप हाथ उठवा कर देख लीजिए, इनकी क्या प्राथमिकता है? इनकी प्राथमिकता है कि नौकरी बने, और नौकरी बनना कोई इनकी भलाई नहीं है, नौकरी बनना अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। इट्स अ वर्चुअस साइकिल। अगर आपकी नौकरी होगी तो आप ज्यादा खर्चा करेंगे, उपभोग बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा तो कंपनियां निवेश करेंगी, निवेश करेंगी, ज्यादा लोगों को नौकरी। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, बार के मुकाबले 11% कैपिटल एक्सपेंडिचर में इजाफा हुआ है। Inflation adjusted. 11.11 लाख करोड़ इस बार सरकार खर्च कर रही है। वो इतना पैसा खर्च करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाएगी, रोजगार नहीं बढ़ेगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि सुधांशु जी से राय लेकर किया गया, क्योंकि सुधांशु जी थोड़ी ज्योतिष में रुचि रखते हैं, लेकिन जो 11, 11, 11, 11 का फिगर एक आया तो मुझे लगा हो सकता है सुधांशु जी से राय लेके किया गया हो। वो फिगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड है और वो फिगर सरकार की नाकामी दिखाता है। इसलिए दिखाता है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया इसलिए गया था कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर होने लगे। जो सीईओ आप सबके चैनल पर सीआईआई से, फिक्की से जो सीईओ आके कहते हैं 10 ऑन बजट, वो यहां पर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं?
क्यों कैपिटल यूटिलाइजेशन 70% पर है? क्यों इन्वेस्टमेंट 29% ऑफ जीडीपी भी नहीं पहुंच पा रहा है? वो क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं? व्हाई आर दे नॉट पुटिंग मनी वेयर देयर माउथ इज? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज एन एक्ट ऑफ फेथ और सिर्फ हमारे डोमेस्टिक वाले नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। एफडीआई जिसका खूब सीना ठोकते थे ये लोग, 3 साल से गिर रहा है और अभी 16 साल के सबसे निचले स्तर पर एफडीआई है। सवाल पूछिए। देश संकट में है। बोल लूं जी, आंकड़ों पर ना चैलेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि 25 साल यही बजट का काम किया है। सुधांशु जी ने कहा आईएमएफ का आंकड़ा, अरे अपनी सरकार के आंकड़े को तो मानते हैं, भारत सरकार के आंकड़े को मानते हैं ना? हाँ या ना? अगर भारत सरकार के आंकड़े का 4 आंकड़े बता दे रही हूं, मैथ्स कर लीजिएगा। 2022 में हमारी ग्रोथ रेट 7% थी, 2021 में 9% थी, 2020 में -6% थी और 2019 में 3.8% थी। एवरेज कितना हुआ पिछले 4 साल का? एवरेज हुआ अंडर 4%। 1 मिनट रुक जाइए, आपने एफडीआई पर मुझसे सवाल पूछा। अप्रैल टू नवंबर, 1 मिनट, मैं तो आपको आंकड़े के साथ बता रही हूं, ये सरकार के आंकड़े, एनएसएसओ के आंकड़े जिसके आधार पर बजट बनता है। आंकड़ों को किसी भी तरीके से देखा जा सकता है। अगर इसमें वो कोरोना काल वाला माइनस वाला निकाल दिया जाए, इतिहास बताइए जब सरकार कह रही है कि पिछले 3 साल में लगातार 7% से ऊपर हम बने हुए हैं। वो 3 साल काउंट कर रही है, आप 4 साल काउंट कर रही हैं। जी मैं तो कह रही हूँ 5 साल काउंट कर लीजिए, ठीक है, फिर भी आप 5% से ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा? लेकिन डिमोनेटाइजेशन के झटके के बाद जहां पहुंची थी इकोनॉमी, अब उससे आगे निकल गई है। तो वहां तो 6.8, लगता है 6.9, अब तो 7.3। आपको ये ग्रोथ लग रही है? 5.9% एवरेज ग्रोथ है 10 सालों की। 6.8% पे दिया था, 58 पे रुपया दिया था, 84 पर पहुंचा दिया है। एफडीआई का डेटा ये तो आरबीआई देता है ना, कोई मैं अपने घर से थोड़ी बना के आज सवेरे उठी तो चाय पकाने के बजाय डेटा पका लिया। आप लोग की थोड़े डेटा फजिंग का काम करती हूँ। अप्रैल नवंबर 2022 का आंकड़ा क्या था? $20 बिलियन एफडीआई। अप्रैल नवंबर 23 का आंकड़ा क्या आया? $13 बिलियन। ये लगातार गिर रहा है, 3 साल से गिर रहा है। आप ना मानिए वो अलग चीज है, ये आपकी सरकार के या आरबीआई के या एनएसएसओ के आंकड़े। और आपने एक बड़ी बेतुकी बात की और थोड़ा सा आपको भी टोकूंगी। आपने कहा कोरोना काल, अरे तो 2008 में इतना बड़ा वैश्विक डिप्रेशन आया था, द वर्ल्ड हैड कंप्लीटली कोलैप्स, उसके बावजूद भी हमने 6.8% आपको ग्रोथ रेट दी, आपने घटा के 5.9। लेकिन इन्फ्लेशन भी काउंट कीजिए ना। हाँ, अब इन्फ्लेशन जो 2008 में था और यहाँ कोरोना महामारी के समय में महंगाई काबू में। आपका अच्छा सवाल है, बहुत शुक्रिया। इन्फ्लेशन अपने आप नहीं होता है, इन्फ्लेशन इज एडजस्टेड विद रियल रेट ऑफ ग्रोथ। आपकी ग्रोथ जो है वो 4% है, इन्फ्लेशन आपका 6% पे है। एक बात, दूसरी बात, फूड इन्फ्लेशन क्या है? अभी जो आंकड़े आए हैं 10% पर फूड इन्फ्लेशन है। आटा, दही, बेसन पर जीएसटी लगाने का काम इन लोगों ने किया है। पढ़ाई पर, दवाई पर, अस्पताल की बेड पर, बच्चों की किताबों पर, पेंसिल पर जीएसटी लगाने का काम किया है। और इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। और वो इसलिए गड़बड़ है क्योंकि मैं, आप, मिडिल क्लास, धनाढ्य, गरीब सब एक रेट दे रहे हैं। आप हमेशा अमीरों के टैक्स क्यों कम करते हैं? आप क्यों नहीं जीएसटी के कम करते हैं? 50% क्रूड ऑयल कम हो गया पिछले 2 सालों में, यूक्रेन रशिया का युद्ध बताते थे। आपका पेट्रोल डीजल का दाम कम हुआ, क्यों नहीं कम किया? 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, आज भी एक्साइज का जिक्र हुआ, क्यों नहीं आप कम करते? एक बार कम करके झुंझुना बजाया, उसके बाद जबानी जमा खर्च, सुई पटक सन्नाटा। जवाब सुन। सही पकड़े हैं। मतलब आपने कहा था ना ज्योतिष के जानकार हैं, और वो अंदाज जो उनका वो शायराना भी है, वो भी सामने निकल आता है। शायरी छोड़ दीजिए, अर्थव्यवस्था जो है, हाँ, उससे मेरे आप गरीबों के घर के चूल्हे चलते हैं। बजट में नंबर कितना देंगी आप ये बताइए ना मुझे? क्या इस बजट को आप कितना नंबर देंगी? 0। हाँ। अब मुझे ये बताइए कि ये सरकार जो है वो चुनावी साल में ऐसा रिस्क क्यों लेगी जब इसको चुनकर आना है कि ये ऐसा बजट लाएगी जो जनता की नजर में 0 हो? ये जनता की नजर में 0 है या विपक्ष की नजर? सुधांशु जी एक बात का जवाब दे दें, कश्ती संभाल के आ रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, कृषि का बजट क्यों काट रहे हैं? जनता माफ नहीं करेगी। 4.5% एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी था एग्रीकल्चर का बजट, काटकर 2.5% पर क्यों ले आए हैं? 30 किसान रोज की आत्महत्या कर रहे हैं। यहां पर बैठकर जलेबी बनाना, लच्छेदार बातें करना, बढ़िया बढ़िया शायरी सुनाना एबीपी के लिए अच्छा है, आपकी टीआरपी के लिए अच्छा है। म्यूजिक। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी खड़े होकर सपाट झूठ बोल रही हैं कि 50% आय बढ़ गई है। भैया कहां बढ़ी है, किसकी बढ़ी है? दिखनी चाहिए ना। अगर आप
आपकी आय बढ़ेगी तो आप शायद अपनी छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पे जाइएगा, गरीब की बढ़ेगी तो वो शायद एक दाल को छोड़कर दूसरी दाल भी खाएगा, सब्जी भी खाएगा। वो नहीं हो रहा है। 74% लोगों को एक पौष्टिक आहार की थाली नसीब नहीं है। GHI में हम गिरते जा रहे हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, और बस अपना ढिंढोरा पीटते रहो। असलियत यह है, आप कर सकते थे अच्छा अगर आप मानते की समस्या थी। आपने तो समस्या को ही झुठला दिया है और उसका प्रमाण आज है। सुधांशु जी, मुझे सारी बातें छोड़ दें, चलिए सब छोड़ दीजिए, एक बात का जवाब दे दीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर और सामाजिक कल्याण के बजट को आपने क्यों घटाया है? आप बोल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।